हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इसका मैं आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि 3 अलग अलग टेंसेज इसमें होंगे, ठीक है। ऐसे सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेज, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन तो हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंटैक्स भी सॉल्व कर लेते हैं, बट आइडियम्स एंड फ्रेजेज कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम उससे कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 6 टॉपिक में से जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होगा, ठीक है। क्योंकि 12th इंग्लिश ग्रामर में जो पहला टॉपिक एग्जाम में आएगा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होगा। इसमें होता क्या, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसे इनडायरेक्ट में बदलना है, सिंपल है। देखिए जैसे सूरज विल से टू हर यू आर माई ट्रू फ्रेंड, यानी कि सूरज उससे कहेगा, ठीक है, तुम मेरी सच्चे मित्र हो, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या, अब यहां पर क्या है, विल है और उसके बाद में आपका विल या शैल है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपका विल या शैल है। तो अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे यहां पर हो जाएगा सूरज, विल आपका ऐसे रहेगा, जो से टू है ये बदल जाएगा टेल में, ठीक है। टेल हर, मैंने आपको बताया था से टू टेल में बदल जाता है, सेज टू टेल्स में बदल जाता है, ठीक है। अब आप लिखिए दैट यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर, और हर के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बताइए, हर फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम सी लिखेंगे, ठीक है, सी। अब यहां पर आर इज आर एम है, अब इसे हमें रूल के हिसाब से वाजबेर में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी इज आर एम से बनेगा, तो सी के साथ इज लगेगा, ठीक है। तो सी इज, अब माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है सूरज, सूरज के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखे, मेरे की अंग्रेजी क्या होगी, हिज, ठीक है, हिज ट्रू फ्रेंड, ठीक है, हिज ट्रू फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित होगा। इसमें हमने ये सीखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे सेकंड देखिए हमारा है, सी सैड लेट अस डांस, यानी कि उसने कहा हमें डांस करने दो, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये आपका कौन सा टेंस है, लेट अस डांस, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया अगर लेट अस आपके रिपोर्टेड क्लास में दिया गया है तो आपको उसके स्थान पर दे शुड या बी शुड का यूज करना है। तो आप लिखिए सी, यहाँ पर साइड के स्थान पर हम सजेस्टेड लिखेंगे, ठीक है, या आप प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, तो सी सजेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर हम डैट का यूज करेंगे, वैसे हम इंपरेटिव में डैट का यूज नहीं करते, बट अगर लेटस से स्टार्ट है आपका रिपोर्टेड क्लास तो हम डैट का यूज करते हैं, ठीक है। दैट, अब यहाँ पर दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे तो दे शुड, क्योंकि अस है, अस का मतलब कई लोग हैं, तो हम दे शुड लिख देंगे इसके स्थान पर, ठीक है, दे शुड डांस। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, बट इसमें क्या है, इसमें हमारा लेट अस नहीं है, ना ही लेट है, तो इसमें आपको क्या कहा गया है, द बॉस सेड टू द प्यून ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि बॉस ने चपरासी से कहा एक गिलास, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो क्या बताया, बॉस ने चपरासी को ऑर्डर दिया, तो यहां पर हम सैड टू के स्थान पर ऑर्डर लिखेंगे। अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो आप रिक्वेस्टेड लिखते, अगर एडवाइस दिया जाता आप एडवाइस लिखते, बट यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर लिखिए, ठीक है। तो द बॉस ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहां पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम टू का यूज करेंगे, क्योंकि जो आपका इंपरेटिव है उसमें हम टू से क्या होता है जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टू ब्रिंग मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, देखिए मी है, मी फर्स्ट पर्सन का बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द बॉस, तो इसके लिए हम हिज हिम का यूज करेंगे, ठीक है, किसका, हिम का यूज करेंगे। अब आगे लिख दीजिए ये ग्लास ऑफ वाटर। तो आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो उनसे आप लोगों ने अगर उनको देखा होगा तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 12th इंग्लिश ग्रामर का, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है जो हमारे पास सेंटेंस दिया रहेगा इसमें, जैसे मोहन इज ए माइजर मैन, ये सेंटेंस हमें दिया गया है, इसमें कुछ गलती होगी जो आपको सही करना है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में जो गलती है उसको सुधारिए। जैसे मोहन इज ए माइजर मैन, यानी कि मोहन एक कंजूस आदमी है, तो आप लोग सिर्फ इतना ही भी इसमें लिख सकते हैं, मोहन इज ए माइजर, इज ए माइजर, ठीक है, मोहन कंजूस है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, तो ये आपका गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है। मैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पता है मोहन एक आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही रिसेंबल्स विथ माई ब्रदर, यानी कि वह मेरे भाई की तरह दिखता है। रिसेंबल्स का मतलब दिखता है विथ माई ब्रदर, मेरे भाई की तरह, बट यहाँ पर गलती क्या है, ही लिखिए, रिसेंबल्स लिखिए, ठीक है। अब रिसेंबल्स के साथ हम विथ का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली माई ब्रदर लिखेंगे, विथ आपको नहीं यूज करना है रिसेंबल के साथ। तो ही रिसेंबल्स माई ब्रदर, वह मेरे भाई की तरह दिखता है, ये वाला सही होगा, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। नेक्स्ट है द जीलेसी इज बैड, यानी कि ईर्ष्या बुरी बात है, ये आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ईर्ष्या बुरी है। तो देखिए यहाँ पर हम जीलेसी के सामने दा नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे जीलेसी इज बैड, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है डू नॉट ट्रांसलेट द वर्ड द एस्से वर्ड फ्रॉम वर्ड, यानी कि एस्से को वर्ड बाय वर्ड आप अनुवाद ना करें, ठीक है, एस्से का अनुवाद आप वर्ड बाय वर्ड ना करें, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, डू नॉट लिखना है, ट्रांसलेट भी आपको लिखना है, द एस्से आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको वर्ड फ्रॉम के स्थान पर आपको लिख देना है फॉर, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, ये आपको लिख देना है, अभी आपका सही होगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये आपके थे सिंटैक्स, मैंने 4 क्वेश्चन इसके लिए थे। नेक्स्ट हमारा आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द कंफ्यूजन रहता है इसमें स्टूडेंट्स को। क्या है, फर्स्ट है चाइल्ड्स प्लेस में आपको करना क्या होता है, जैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, पहले आपको मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखिए, तब वाक्य प्रयोग कीजिए। वैसे इसमें भी है, आप लोग पहले क्वेश्चन दिया गया है, इसका पहले मीनिंग लिखना है, फिर आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड्स प्ले, अब चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान काम, इजी वर्क, ठीक है। तो हम लिखेंगे आसान काम, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आसान काम। अब आपको इसे सेंटेंस में यूज करना है, तो आप लोग कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं कि कुकिंग इज ये, कुकिंग इज ये चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले फॉर माई ब्रदर, ठीक है। तो कुकिंग इज ये चाइल्ड्स प्ले फॉर माई ब्रदर, यानी कि खाना बनाना मेरे भाई के लिए आसान काम है, ठीक है, यानी कि मेरा भाई खाना बहुत बनाना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, यानी कि कुकिंग इज ये चाइल्ड्स प्ले फॉर माई ब्रदर, खाना बनाना मेरे भाई के लिए एक आसान काम है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस्टल्स इन द एयर, ठीक है। केस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है। तो इसका हिंदी लिखेंगे ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि सिर्फ ख्यालों में ही सभी चीजें सोचना, ठीक है, सपने देखना जैसे दिन में। इसका होगा वन हु बिल्ड्स, ठीक है, वन हु बिल्ड्स केस्टल्स, केस्टल्स इन द एयर, इन द एयर, ठीक है, डज नॉट, ये आप लिख सकते हैं डजंट गेट सक्सेस, गेट सक्सेस। इसका मतलब होता है कि जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं वे सफल नहीं हो पाते, वो सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है। यानी कि जो लोग मन में ही सोचते रहते हैं मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, लेकिन बिना मेहनत किए आप क्या कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वही कहा गया है, जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। वन हु बिल्ड्स केस्टल्स इन द एयर डज नॉट गेट सक्सेस। तो देखिए केस्टल्स इन द एयर आपका इसमें यूज हो गया, यही आपका होगा यूज, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मीनिंग लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। नेक्स्ट है ए हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम, ठीक है, हार्ड वर्क, मुश्किल काम। तो देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आप लोगों को वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करना है, इसे कैसे यूज करना है, फार्मिंग, फार्मिंग इज ये
हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क टू मी, यानी कि खेती मेरे लिए मुश्किल काम है। फार्मिंग इज ए हरक्यूलियन टास्क टू मी, यानी कि खेती मेरे लिए मुश्किल काम है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका होगा आइडियम्स एंड फ्रेजेज। फोर्थ नंबर देखते हैं हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, विलोम शब्द। ठीक है, जैसे फर्स्ट है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। ठीक है, तो डिपॉजिट का मतलब जमा करना, तो इसका हो जाएगा विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल, जैसे आप लोग पैसे निकालने जाते होंगे तो उसे कहा जाता है विड्रॉल या डेबिट। ठीक है, या डेबिट। इसका मतलब होता है निकासी, यानी कि निकालना। तो डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विथड्रॉल या डेबिट का मतलब डेबिट, यहाँ पर टी रहेगा। ठीक है, तो डेबिट का मतलब निकालना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। देखिए यहाँ पर जमा किया जा रहा है, यहाँ पर निकाला जा रहा है। सेकेंड देखिए डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम्पल, या आप लिख सकते हैं प्लेंटी। इन दोनों का मतलब होता है ज्यादा। तो देखिए डेफिसिट का मतलब कमी, इन दोनों का मतलब ज्यादा, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। थर्ड देखिए फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़ या मजबूत, तो इसका हो जाएगा फिकल। फिकल, या आप लिख सकते हैं वीक। इन दोनों का मतलब होता है कमजोर। तो देखिए मजबूत, ये दोनों कमजोर। नेक्स्ट है कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, जैसे आप दर्पण पढ़े होंगे, दर्पण। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल और कॉनकेव का मतलब अवतल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब इसमें वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन अर्थ दोनों के समान होंगे। ठीक है, या इसे हम अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द कुछ भी कह सकते हैं। जैसे देखिए एंडीवर। एंडीवर का मतलब होता है प्रयास। तो बताइए अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास होता है, सभी को पता होगा अटेम्प्ट। या आप लिख सकते हैं स्ट्राइव। इन दोनों का मतलब भी प्रयास होता है। सेकंड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है भरोसेमंद, विशाल। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब विशाल, तो इसका हो जाएगा ह्यूज। इसका मतलब भी विशाल, या आप लिख सकते हैं ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस, इसका मतलब भी विशाल होता है। थर्ड है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है परीक्षण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सर्च या वेरीफाई। इन दोनों का मतलब भी होता है परीक्षण। ऐसे फोर्थ देखिए रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, तो इसका हो जाएगा ट्रस्ट वर्थी। ट्रस्ट वर्थी, या आप लिख सकते हैं कैंडिड। इन दोनों का मतलब भी भरोसेमंद होता है। तो देखिए वर्ड तो सब अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ सेम है, इन्हीं को हम कहते हैं सिनोनिम्स। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे देखिए ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, यानी कि ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है, उसे हम क्या कह सकते हैं बताइए। एक वर्ड में उसे हम कह सकते हैं जर्मिसाइड्स। ठीक है, जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड्स का मतलब होता है कीटाणुनाशी या जीवाणुनाशी। तो देखिए ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। जर्म्स का मतलब होता है जीवाणु। तो ऐसी दवा जो जीवाणुओं को मारती है उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, वन वर्ड में जर्मिसाइड्स, यानी कि जीवाणुनाशी। ठीक है, ऐसे सेकंड देखिए ये प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट, यानी कि वह जगह जहां प्रयोग किए जाते हैं, वह जगह जहां प्रयोग किए जाते हैं उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है उसे हम लोग कहते हैं फैटालिस्ट। फैटालिस्ट, फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। नेक्स्ट हमारा है व्हिच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि जो विश्वास करने में कठिन हो, जिसका विश्वास न किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अगर यहीं पर होता कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिबल। ठीक है, यानी कि विश्वसनीय। तो इसी प्रकार से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 6 टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, कमेंट बॉक्स में बताएं।